मुख्य भाग तंत्रिका का या साइटोन कहलाता है और सबसे नीचे की ओर जो चित्र में दिखाया गया है पतला सा भाग, इसे हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष या हम एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन नीचे की ओर अनेक शाखाओं में बटा होता है और इस तरह की कई एक शाखाएं मिलकर बिजली के तार की सदृश संरचनाएं बनाते हैं जो पूरे शरीर में फैली रहती हैं। ये हम लोग कल बात कर रहे थे। अब आपको ये बताना है हमारे शरीर के किन भागों में ये तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। हमारे शरीर के कौन से अंग तंत्रिका ऊतकों से, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कल बात कर रहे थे, काफी देर बात करी थी, बताओ किसके बारे में बात कर रहे थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तंत्रिकाओं की तो हम बात कर ही रहे हैं, जैसे तंत्रिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ होती हैं। तो नंबर 1 मस्तिष्क और नंबर 2 रीढ़ रज्जु। इन दो अंगों में जो है ये दोनों ही अंग तंत्रिका कोशिकाओं से ही बने होते हैं। इसके अलावा हमारे संपूर्ण शरीर में ये निकलकर समस्त अंगों तक जाती हैं तंत्रिकाएं और एक बिजली के तारों के सदृश संपूर्ण शरीर के भागों में ये एक जाल बनाती हैं, जिसे हम एक तंत्र के रूप में पाते हैं और इस तंत्र का ही नाम है तंत्रिका तंत्र। बच्चों, हमारे शरीर में कल बात कर रहे थे जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे अंगों के बीच आपस में समन्वय है, आपस में वो सामंजस्य बनाए रखते हैं और या हम कहें सारे अंग मिलकर एक शरीर के रूप में कार्य करते हैं। और ऐसा करने के लिए हमारे शरीर में 2 तरह के तंत्र हैं। एक तंत्र का नाम था तंत्रिका तंत्र और दूसरे तंत्र का नाम है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में कल हम बात कर चुके थे। जब किसी भी समस्या का समाधान तेजी से करना हो हमारे शरीर के लिए, तब किस तंत्र का प्रयोग होता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, फिर हम बात करेंगे। 2 तंत्र हैं, एक तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। अगर हमें कोई तेजी से मिली सेकेंड्स में कोई एक्शन करना हो, तब कौन सा तंत्र हमारे शरीर का काम करता है? तंत्रिका तंत्र। बहुत सुंदर जवाब। जैसे उदाहरण के लिए हम कहीं पैदल चल रहे हो नंगे पैर और हमारे पैर में कोई पैर किसी अंगारे पर पड़ जाए, किसी कील पर पड़ जाए, तब हमारा पैर अनायास ही ऊपर की ओर उठ जाता है और पैर को उठने में हमें तनिक भी देर नहीं लगती। बिजली के जैसे, करंट के जैसे, जैसे करंट लगा हो हम पैर को पीछे खींच लेते हैं। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा हमारे शरीर में मौजूद तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है, क्योंकि अगर हम उस अंगारे पर पैर को ज़्यादा देर रखे रहे और अंतःस्रावी तंत्र जब काम करता है वो मंद गति से काम करता है, तब तक हो सकता है हमारे पैर में वो कोई कील जो है वो चुभ जाए या अंगारे से हमारा पैर जल जाए। तो इसलिए जब हमें द्रुत गति से काम करना होता है, तेजी से कार्य करना होता है, तब हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। तो आपने जाना कि ना सिर्फ मनुष्य में ही वरन समस्त जंतुओं के शरीर में ये तंत्र का तंत्र होता है। वहीं हमने कुछ उदाहरण ऐसे बताए थे, वो कौन से जंतु हैं जिनके शरीर में तंत्र का तंत्र का अभाव होता है, बताएंगे? वो कौन सा जंतु है कि अच्छा, अंदाज मत लगाओ भाई, किताब में आपके है लिखा हुआ। आपको कल 2 उदाहरण बताए थे। आपके पेज नंबर 67 पर, 67 नहीं 65 पर नीचे के पैराग्राफ में 2 उदाहरण बताए थे। पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 नीचे के पैराग्राफ में शुरू में ही 2 नाम। नहीं, देख के पढ़ो भाई, बात क्या कह रहे हैं। कोई तंत्र का तंत्र नहीं होता। किसमें नहीं होता है? हमने जगह बता दी, पढ़ के बताना केवल, तो ये पता लग। हाँ, लिखा है अमीबा के पास में, क्या लिखा है? स्पंज। सर, अमीबा तथा स्पंज। हाँ, अमीबा तथा स्पंज
स्पंज जानते बच्चों? स्पंज का नाम कम सुना होगा आपने, अमीबा का नाम सुना है। ये अनियमित आकार वाला एक कोष के सूक्ष्म जीव है। वहीं स्पंज जो लिखा है, ये स्पंज पोरीफेरा संघ पोरीफेरा के सदस्य होते हैं। इनके शरीर में छिद्र होते हैं। आपने कभी सोख्ता देखा है? जो गद्दियों में या हमारे कभी कभी जो हमारे गद्दे होते हैं बिस्तर के अस्पतालों में, उनके अंदर सोख्ता पड़ा रहता है। देखा सोख्ता? फोम। जिसे फोम भी कहते हैं। यस सर। हाँ, उसमें देखोगे तो छोटे छोटे छेद होते हैं कभी। यस सर, होते हैं। हाँ हाँ, कोई अगर पानी गिर जाए, उसे पानी में डाल दो तो वो पानी को सोख लेता है, इसीलिए उसका नाम सोख्ता है। उसे सोख्ता भी कहते हैं। तो हमारे समय में जो हम लोग स्याही से लिखते थे तो स्याही गिर जाती थी, सोख्ता डाल देते थे, वो सोख्ता उसे स्याही को सोख लेता था, फिर अपनी शीशी में कर लेते थे। तो वो सोख्ता के जैसे ही इनका भी शरीर होता है स्पंजों का। इनके संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं और इसीलिए इन्हें छिद्रयुक्त प्राणी भी कहते हैं। इन जंतुओं का शरीर काफ़ी सरल होता है, इनमें तंत्र का ऊतक का अभाव होता है। हालांकि इन जंतुओं में भी संवेदनाएं ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। बच्चों, ये कौन बोल रहा है भाई? जो भी मयंक अपना स्पीकर ऑफ कर लें, बाकी बच्चे ध्यान से सुने। तो हम लोग बात कर रहे थे कल कि तंत्र का तंत्र क्या होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है, इसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में समन्वय स्थापित करने का दूसरा महत्वपूर्ण तंत्र है। बच्चों, क्या होता है ये अंतःस्रावी तंत्र? अंतःस्रावी तंत्र को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये अंतःस्रावी तंत्र में कौन पदार्थ निकलता है और वो कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है, कैसे कार्य करता है। तो अंतःस्रावी तंत्र में हमें पढ़ना होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि को कहते हैं जिसमें नलिकाएं नहीं होती, और नलिकाएं ना होने के कारण इन ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती हैं जिनके अंदर नलिकाएं नहीं होती, इसीलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। बच्चों, आपको बोर्ड पे कोई चित्र दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? अगर आप देखोगे तो ये मान लीजिए ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि दिख रही है। और इस ग्रंथि में यहाँ पर एक नली दिखाई दे रही है, ये वाली दिख रही है। यस सर। अगर ऐसी ग्रंथि है जिसमें नली है तो उसे कह देंगे नलिका युक्त ग्रंथि, या इसे कहते हैं वह स्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं? स्रावी ग्रंथि। इसका जो श्राव है, इसके अंदर जो पदार्थ बनता है, वो रिस रिस कर इस नली से होकर इस खून की नली में चला जाता है। और एक ग्रंथि ये बनी हुई है, ये दिखाई दे रही है बच्चों, एक ग्रंथि गोल गोल दिखाई दे रही है। इसका नाम, इसी का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या नाम है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। अब दिखा? यस सर। ये अंतःस्रावी ग्रंथि से कोई पदार्थ जब निकलता है तो इसमें कोई नली नहीं है। देखो, यहाँ नली है इसके जैसे नहीं। और ये सीधे खून की नली में ये स्राव सीधे ही रिश्ता रहता है। जब इस खून की नली में इसका स्राव सीधे चला जाता है और इसमें कोई नली नहीं होती, इसी वजह से इसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या नाम है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अब प्रश्न उठता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है उसे कहते क्या है? क्या लिखा हुआ है? हार्मोनल। हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। अब फिर से रिवाइज करें। ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिकाएं होती हैं उन्हें कहते हैं बहस्रावी। क्या कहते हैं? बहस्रावी। ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिकाएं नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। और इन ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलता है, रासायनिक पदार्थ, उसका नाम क्या है? हार्मोन। और यहाँ पर जो हार्मोन निकलता है वो सीधे ही कहाँ मिल जाता है?
रक्त में मिल जाता है और रक्त पूरे शरीर में घूमता है। रक्त पूरे शरीर में घूमता है। तो बच्चों बस यही इतनी सी बात इसकी महत्वपूर्ण थी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती और इन ग्रंथियों से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है और उस रासायनिक पदार्थ का नाम होता है हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन। ये हार्मोन हमारे रक्त में मिलकर पूरे शरीर में घूमता है। अब सवाल उठता है कि हार्मोन कार्य कहाँ करता है? तो इस हार्मोन की कुछ टारगेट सेल्स होती हैं, लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। लक्ष्य इनका जहां पर है, इन्हें जहां काम करना चाहिए वहां पर ये काम करती हैं और पूरे शरीर में रक्त के साथ घूमता रहता है ये रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है हार्मोन। और ये शरीर की बहुत सारी गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। बच्चों ये हार्मोन्स विशेष ग्रंथियों से निकलते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार की ये अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप अपनी पुस्तक को खोल सकते हैं। इसमें पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 पर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो चित्र संख्या 6.13 और वहां लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियां लिखा है। इस चित्र में देखें, इस चित्र को देखें तो सबसे ऊपर की ओर दिमाग के अंदर, जैसे मानव का दिमाग आपको दिखाई दे रहा है चित्र, एक किताब में आप अपनी देखिए, यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है किताब में। इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं हम। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसके दिमाग में कोई ग्रंथि बनी हुई है, ये वाली। इसका नाम बताओ। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, मानव के मस्तिष्क में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो क्या हो गया उत्तर? हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क है और जो मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण अंग में कोई ग्रंथि मौजूद है, इससे स्पष्ट होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हम पढ़ेंगे इसका क्या कार्य है। उसके बाद आप गले में देख रहे हैं, गले में भी कुछ दिख रहा है, बताएं। यस सर। गले में कौन सी ग्रंथि दिखाई दे रही? ये कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, बहुत बढ़िया। ये गले में पाई जाती है और इससे भी हार्मोन निकलता है। अभी हम फंक्शन इसका पढ़ेंगे। फिर आप देखो यहाँ नीचे की ओर और देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह ये दो सेम के बीच के आकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। बच्चों ये दो सेम के बीच की, एक इधर है एक इधर है, इसका क्या नाम लिखा है? एड्रीनल ग्रंथि। बच्चों एक्चुअल में रीनल किडनी के लिए कहते हैं। किसे कहते हैं? किडनी के लिए। और एड्रीनल जो रीनल के ऊपर, किडनी के ऊपर एड है, जुड़ी हुई है, इसीलिए हिंदी में से अधवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि, इसके ऊपर एक ग्रंथि चिपकी हुई है, इसका नाम हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर जुड़ी हुई, और इस ग्रंथि के द्वारा भी हार्मोन निकलता है। और कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर में है? आप इसी के पास देख रहे हैं, जो यहाँ पत्ती जैसी दिखाई दे रही दोनों के बीच में। हम आहार नाल पढ़ते हैं तो एक पत्ती के जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? इन दोनों के बीच में अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय के अंदर भी जो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हार्मोन निकालती हैं और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है बच्चों? और इंसुलिन हार्मोन कम निकलता है तो हमें एक बीमारी हो जाती है। बताओ कौन सी बीमारी है? बताओ किन लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं? फीकी चाय पीते हैं जो शुगर। हाँ, शुगर जब बीमारी हो जाती है तो उनके शरीर में इसी जो पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, इसमें हार्मोन निकलता, वो नहीं निकलता है या कम निकलता है, तो उनके शरीर में रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए उन्हें फीकी चाय पीनी पड़ती है और उन्हें इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे कार्य हैं। तो हम अभी केवल लोकेशन बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर बच्चों एक चित्र में यहाँ दिखाया गया है, यहाँ देखो हमारा जहाँ पेन रखा है, बताओ जैसे इस ग्रंथि का नाम क्या है जहाँ पेन रखा हुआ है? दिख रहा है?
बताओ, किताब में देख के बताओ, इस ग्रंथि का नाम क्या है? देख पा रहे हो? बताओ। नहीं समझ पा रहे? इसका नाम देखो। अंतःस्रावी ग्रंथियां। ना ना ना, यहाँ जहाँ पेन रखा है इसका नाम बताओ, क्या लिखा है? ये इधर की ओर। स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति। स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति। एक्चुअल में ये हमने जो चित्र बनाया है, तो ये जो अंग है असल में स्त्रियों का अंग है, इसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में अंडा बनता है, तो हमारा जो अंडाशय है वहाँ पर भी स्त्रियों के विकास के, शारीरिक विकास के लिए कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो अंडाशय से निकलते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे की ओर अगर आप देखें तो यहाँ भी कोई एक हमारा पेन रखा है, यहाँ पर भी कोई अंग दिख रहा है। बताओ ये क्या है? ये क्या लिखा है आगे? ये वृषण। वृषण। वृषण कहाँ होता है? स्त्रियों में या पुरुषों में? अंडाशय स्त्रियों में अंडाशय स्त्रियों में होता है, तो पुरुषों में क्या होता है? वृषण होता है। और वृषण में ही शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? और अंडाशय में कौन बनते हैं? अंडाणु। इसके अलावा ये दोनों ही अंग हार्मोन बनाने का भी कार्य करते हैं। आपने देखा होगा पुरुषों में, देखो ये क्या चीज है? मूछ। ये मूछ बनाने में, जो स्त्रियों में मूछें नहीं होती, और ये दूसरी चीज क्या है? शेव, दाढ़ी। तो दाढ़ी, मूछ, ये सारे शरीर पर बाल, ये सब किस, यहाँ जो हार्मोन निकलता है वो किसकी वजह से होता है? यहाँ पर ये हार्मोन निकलता है, इसका नाम है वृषण। क्या नाम है? वृषण। और मनुष्य में कितने वृषण होते हैं? वृषण की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। मनुष्य में 23 जोड़ी वृषण होते हैं। ये आपने कहाँ पढ़ा? अच्छा, अब समझो, यहाँ पर ये मान लीजिए पुरुष है, इसके पेशाब करने की जो नली बनी हुई है, पेशाब करने की नली के दोनों ओर दाएं बाएं 2 गोलियां लटकी रहती हैं। अरे होती कि नहीं? यस सर। पेशाब करने के यंत्र के पास दाएं बाएं 2 गोलियां होती हैं, इन्हीं को हम वृषण कहते हैं। तो कितनी गोलियां हुई? 2। इस गोली का ही नाम वृषण है। अंग्रेजी में इसे टेस्टिस कहते हैं। तो पुरुष में कितने टेस्टिस हो गए? बताओ। 2। अब 33 तो नहीं बताओगे? नहीं। हाँ, एक्चुअल में वैज्ञानिक शब्द और हमारे देसी भाषा के शब्दों में अंतर होता है। तो हमारे वृषण को ही, हमारे जो टेस्टिस हैं या वृषण हैं, इनकी संख्या 2 है और इनमें शुक्राणु बनते हैं, तथा मानव के द्वितीय लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करने के लिए इनसे कुछ हार्मोन निकलते हैं। बच्चों, अब हम इसके चार्ट की ओर जाते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हार्मोन्स किस तरह से कार्य करते हैं। आप अपनी इस किताब को ही देखेंगे, जहां ये चित्र बना था उसी के पास में एक उदाहरण लिखा है, उसे समझते हैं। बच्चों, जब हमें कभी गुस्सा आ जाती है, बहुत तेजी से हमें क्रोध आता है, तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनकी अधिकता होती है, तो उन्हें कम करना जरूरी होता है, और कम है तो उन्हें अधिक करना जरूरी होता है, या हम कहें शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना जरूरी होता है। जैसे हमारे घर में पंखा लगा होता है, क्या लगा होता है? पंखा। उसकी स्पीड बढ़ानी होती तो रेगुलेटर का कटआउट आगे की ओर करने लगते हैं, और अगर उसकी स्पीड घटानी हो तो कटआउट का जो है पीछे की ओर कर देते हैं उसे, और उस रेगुलेटर के माध्यम से हम स्पीड को पंखे की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण है, आप किताब में देखिए, लिखा है जैसे अधवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। आप पहले पैराग्राफ में अंतःस्रावी ग्रंथि के एक पैराग्राफ में देखें, बीच से लिखा होगा जैसे, मिल गया? जैसे अधवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन मिला बच्चों? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लाइन में देखो, बीच से पेज नंबर 66 पर छठी लाइन में बीच से मिल गया। यहां देखेंगे तो लिखा है अधवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। तो अधवृक्क ग्रंथि हमने बताई, वह ग्रंथि जो वृक्क से जुड़ी हुई है,
उस ग्रंथि का नाम अधवृक्क ग्रंथि है। और वृक्क हम गुर्दे के लिए कहते हैं, इसे अंग्रेजी में रीनल ऑर्गन कहते हैं। और जो पथरी बन जाती है वो गुर्दे में ही बनती है, इसे गुर्दा भी कहते हैं। तो वृक्क को चाहे गुर्दा कहें, चाहे रीनल कहें, और इसे चाहे किडनी कहें, ये एक ही अंग है। इस अंग के ऊपर एक ग्रंथि लगी रहती है और इस ग्रंथि का नाम है अधवृक्क ग्रंथि। और इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम ब्रैकेट में लिखा है एड्रीनेलिन। क्या लिखा है? एड्रीनेलिन हार्मोन की जब मात्रा बढ़ जाती है तो आप क्रोधित अथवा उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे शोर करते हैं, कोई बात हो जाती है, पापा को गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? बताओ जोर से, बोलो। हैं बदतमीजो, क्या कर रहे हो, मारूंगा पकड़ के अभी, ऐसे कहते हैं। और खूब जोर से उन्हें गुस्सा आती है, आंखें लाल लाल हो जाती, बड़ी हो जाती, पसीना आ जाता है, जोर जोर से चीखने लगते हैं। ऐसा होता है। कभी कभी शरीर कांपने भी लगता है और तब लोग कहते हैं इनका बीपी बढ़ गया। क्या कहते हैं? बीपी बढ़ गया। तो अगर ऐसा ही रहा लंबे समय तक, कोई व्यक्ति ऐसा करता रहा, तब क्या वो व्यक्ति सामान्य रहेगा? हो सकता है उसकी दिमाग की नसें फट जाएं, हो सकता है ऐसा नहीं। तो हमें जब हम क्रोधित होते हैं या उत्तेजित होते हैं, ऐसे समय पर जो अधवृक्क ग्रंथि है से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रीनेलिन। क्या है? अच्छा, हर समय कोई आदमी हंस रहा तो अच्छी बात है? हर समय हंसते रहोगे तो अच्छी बात होगी, मतलब मौतें में गए तो भी हंस रहे हो तो खराब बात हो जाएगी ना। ऐसे ही हर समय कोई क्रोधित है, नाराजी है तो अच्छी बात है क्या? नहीं। तो जब हर समय जब हम नाराज होते हैं तो उस नाराज की स्थिति में हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, हम जोर जोर से चीखते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तब एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम था एड्रीनेलिन। तो ये प्रश्न आ जाता है, हमारी क्रोध के समय में हमारे शरीर की तैयारी के लिए एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रीनेलिन। और इस हार्मोन और इस असर को कम करने के लिए, शरीर को सामान्य करने के लिए, उसके विरुद्ध में एक दूसरा हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम क्या लिखा हुआ है? शरीर को पुनः सामान्य स्थिति में लाने का कार्य एक अन्य हार्मोन नार एड्रीनेलिन। क्या नाम लिखा है? नार एड्रीनेलिन। ये दूसरा हार्मोन जब निकलता है तो हम धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, हमारा शरीर पुनः नॉर्मल हो जाता है। बच्चों, हमारे शरीर में कोई भी क्रिया होती है तो उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। जब हम क्रोधित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, फिर हमारे शरीर में नॉर्मल करने के लिए शरीर को एक दूसरा हार्मोन निकलता है और इस तरह से हार्मोन हमारे शारीरिक गतिविधियों के बीच एक संतुलन बनाते हैं। और इस संतुलन बनाए रखने के लिए ये हमारे शरीर में एक जो है एक सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा, उत्तेजना बढ़ने पर, क्रोध बढ़ने पर एड्रीनेलिन जैसे निकलता है और उसके प्रभाव को कम करने के लिए नार एड्रीनेलिन निकलता है। इन हार्मोन्स की हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है और ये हमारे रक्त के माध्यम से जिन अंगों में इन्हें असर डालना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। ये जिन ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं उनका नाम अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये रासायनिक पदार्थ हैं और या हम कहें रासायनिक रूप से केमिकल्स के रूप में ये संदेशों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, लेकिन ये असर वहीं दिखाते हैं जहां इन्हें असर दिखाना चाहिए। बच्चों, वहीं पर हमारे शरीर के अंदर आपने अभी चित्र के माध्यम से जाना, हमारे शरीर के विविध अंगों में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और इनसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिनके हमारे शरीर में और क्या कार्य हैं। तो आप एक नीचे पेज में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 66 पर एक चार्ट बना है। सभी बच्चे इस चार्ट को खोल लें, आज इसी चार्ट को समझना है। सबसे पहली ग्रंथि का नाम बताएं बच्चों। पीयूष ग्रंथि। अब आप चित्र में देखकर बताओ, ये पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। बहुत बढ़िया, आपके पास पेन और कॉपी है तो लिख लें। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये मटर के दाने के बराबर होती है जो हमारे दिमाग के अंदर होती है। इस ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या? पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले हार्मोन का नाम
पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन। हमने अभी पढ़ाया नहीं, इस बच्चे ने कैसे बता दिया? बताओ। अरे हमने कहा किताब खोल लो भाई। हाँ नहीं, किताब में चार्ट में लिखा है, आप किताब खोल लें सभी लोग और उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमारा पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन। हाँ, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, शरीर की बढ़वार इसी हार्मोन की वजह से होती है। शरीर हमारा जैसे बचपन में छोटा होता है, धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है तो शरीर भी बड़ा होने लगता है। तो हमारे शरीर की लंबाई में वृद्धि, शरीर की ग्रोथ करने के लिए जो हार्मोन निकलता है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसीलिए इसका कार्य लिखा है शरीर की वृद्धि करता है। ये हार्मोन क्या करता है? शरीर की वृद्धि करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, वो बौने रह जाते हैं। आपने सर्कस के बौने देखे? यस सर। तो उसमें कौन सा हार्मोन कम हो गया? वृद्धि हार्मोन। वो किस ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सर मस्तिष्क में। ऐसे बौनों के लिए हमें कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए? वृद्धि हार्मोन का। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन का। ठीक है, लेकिन अब अगली चीज नंबर 2 पे कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? चित्र में, गले में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये किताब में नहीं लिखा लेकिन आप देखकर बता पा रहे हैं, यहाँ गले में। बच्चों गले में भी कहाँ पर, जो देखो जो टेटुआ दिखाई दे रहा है, बचपन में कभी बीन बजाई? ऐसे करते हैं बजाई, तो ये साउंड बॉक्स होता है। यहाँ पर देख रहे हैं हम बोल रहे हैं और ऐसे मार रहे हैं तो आवाज बदल रही है, ऐसा हो रहा है। तो ये साउंड बॉक्स के, इसे ध्वनि यंत्र कहते हैं। इसके दाएं बाएं 2 ग्लैंड्स लगी हुई, यहाँ पर एच आकार का स्ट्रक्चर होता है। इस ग्रंथि का नाम थायराइड ग्रंथि है। क्या नाम है? थायराइड ग्रंथि। और जिन, हाँ, इससे एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। वेरी गुड। ये थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो यहाँ पर गला फूल जाता है। किसी किसी का गला देखा होगा फूला हुआ, यहाँ गला फूला हुआ। उस रोग का नाम क्या है? घेंगा रोग। अंग्रेजी में इसी को ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर या घेंगा। और ये कहते हैं ये हार्मोन जो है ये आयोडीन से बनता है और इसीलिए नमक में आयोडीन युक्त नमक खाने से ये घेंगा रोग कम हो जाता है। उसकी वजह है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ही आवश्यक। इसका एक काम और भी लिखा हुआ है किताब में, शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बच्चे, जो उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? एक मिनट ध्यान से सुन लें, फिर इसे लर्न कर लेंगे। जैसे हमारा शरीर कुदरत की बनाई हुई मशीन है। हमने सुबह खाना खाया, उसके बाद पेट में खाने के साथ क्या क्या हुआ? वो आमाशय में गया, पाचक एंजाइम निकले, उन्हें पचाया, फिर उसके बाद हमने सांस ली, सांस अंदर कहाँ गई? श्वसन क्रिया के द्वारा वो कोशिकाओं तक पहुँची। भोजन हमारा जो है पचने के बाद ग्लूकोज में बदला। हमारी किडनी लगातार गंदगी को साफ कर रही है। ये तमाम कार्य जो शरीर के अंदर श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि जैसी क्रियाएं जो निरंतर हमारे शरीर में चलती रहती हैं, इन जैविक क्रियाओं को ही, इन क्रियाओं को हम जैविक क्रियाएं कहते हैं और इसी का नाम है उपापचयी क्रियाएं। शरीर में 2 तरह की क्रियाएं हैं, एक उपचयी क्रियाएं, एक